हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईएस लेन। एक्चुअली हमने ना थोड़े दिन पहले एक सीरीज़ को शुरू किया था जिसमें हमने कोशिश की थी कि हम क्या करेंगे, सारी एनसीईआरटी बुक्स से जितने भी फैक्ट होते हैं प्रीलिम्स को लेके उसको कवर करेंगे। ठीक है, बट फिर हमने ये सोचा कि जब हम अलग अलग एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे, लाइक अगर मान लो हम हिस्ट्री की कवर करने चाहते हैं तो फिर हम एक बार 6th क्लास की करेंगे, फिर 7th की, फिर 8th की, तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी होता है कि कई बार जो है वो चैप्टर्स रिपीट भी होते हैं। जैसे हड़प्पा वाला है, आपको 6th क्लास में मिल जाएगा, फिर आपको 12th क्लास में भी मिल जाएगा, तो हमें 2 बार वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो हमने क्या किया है कि हमने जितनी भी बुक्स हैं उन सबको इकट्ठा किया है, उन सारे फैक्ट्स को एक जगह हमने इकट्ठा किया है। एक्चुअली हमने एक बुक को एज अ बेस बुक माना है और उसके बाद दूसरी सारी बुक्स को जो है उनके आसपास हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो बेसिकली इस सीरीज़ में हम शुरू करेंगे हिस्ट्री को। तो हमने इसमें कौन कौन सी बुक्स को कवर किया है, तो सबसे पहले हमने जो है ओल्ड एनसीईआरटी जो कि आर.एस. शर्मा वाली बुक है उसको एज अ बेस बुक माना है, और उसके इर्द गिर्द जो बुक्स है जैसे न्यू एनसीईआरटी वाली बुक है, उससे तमिलनाडु एनसीईआरटीज़ वाली बुक है, उनसे जो भी चैप्टर्स में जितने एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलते हैं उन सबको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है ताकि कोई भी फैक्ट्स इनसे रिलेटेड हमारा छूटे ना। अब ये है कि क्या इससे ये गारंटी है कि प्रीलिम्स में जो सारे क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो देखो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ ये है कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे कम से कम ना छूटे, क्योंकि अगर मान लो किसी एक नए क्वेश्चन के लिए हमें कोई बुक पढ़नी पड़े तो वो तो फिर हमारा जो इनपुट आउटपुट रेशो है तो उसमें वो चीज़ सही नहीं बैठेगी, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को कवर करना है अगर कि जो कि हमेशा से आए हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करना है, और साथ ही साथ जो कि और एनसीईआरटीज़ बुक से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको कवर करना है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी और वीडियो बनाएंगे इसी चैप्टर को लेके। उस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जितने प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स को लेकर या फिर मेंस को लेकर, उन सब को हम देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, कि कहीं वहाँ से कोई फैक्ट निकल के तो नहीं आ रहा है। अगर हम देखें तो 2022 में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो ये हमेशा होता है। कई बार होता है कि वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑप्शन दिया होता है उसको आगे दोबारा एक नए क्वेश्चन के रूप में यूपीएससी प्रेजेंट करके हमसे पूछ लेता है। ठीक है, तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अब अपनी सीरीज़ को शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जो है वो कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में भी जो है हमने आर.एस. शर्मा को जैसे बेस बुक माना है, तो उसमें हमारा चैप्टर है जो कि हमें बताता है पैलियोलिथिक एज के बारे में। अगर हम देखें तो हम कोशिश तो करेंगे सारे फैक्ट्स को कवर करने की, और मेंस के हिसाब से इसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सबने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है जब हम सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं। तो देखो हिस्ट्री को अगर हम देखें तो 3 पीरियड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ये सबको पता होगा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और जो हिस्टोरिकल पीरियड है वो। तो आज हम बात करेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री क्या है, जहाँ पर कोई रिटन एविडेंस नहीं मिले, तो फिर हमने कैसे डिफाइन किया कि ये अपर पैलियोलिथिक एज है, ये नियोलिथिक एज है, वो हमने कैसे डिफाइन किया। तो वहाँ पर जब हमारी खुदाई की गई, जो एक्सकावेशन किया गया, उसमें जितनी स्टोन टूल्स मिली हैं उन स्टोन टूल्स के बेस पे हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये पीरियड कौन सा है। ठीक है, तो ये कैसे है, अब इसमें देखो ये क्या कहता है कि जो 3-4 फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, हमें सिर्फ मैंने ये साइड ली है ताकि आपको पता चले कि अच्छा यहाँ से मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा है तो कौन कौन से फैक्ट्स निकल के आए, वो मैंने साइड में लगा दिया। ठीक है, हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीडियो बने उसमें ऐसा ना हो, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या कहता है कि जो पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले तो 2 चीज़ें होती हैं, पैलियोलिथिक, है ना। तो ये हमारा जो लिथिक होता है वो हमारा क्या होता है, लिथिक का मतलब क्या होता है हमारा स्टोन, और पैलियो मतलब ओल्ड, यानी ओल्ड स्टोन एज की हम बात करें तो यानी कि पैलियोलिथिक एज। तो अगर हमारे पास ये फैक्ट आ जाता है कि पैलियोलिथिक जो साइट्स होती है वो ऑल ओवर द इंडिया मिली हैं, तो नॉर्मल है, बेसिक फैक्ट है कि हाँ मिली हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि जो पैलियोलिथिक एज होती है वो बेसिकली हमारी प्लिस्टोसीन जो हिम युग है
उससे हमारी रिलेट करती है, ठीक है। और जो 99% जो इंडियन हिस्ट्री कवर जो हिस्ट्री कवर हो जाती है वो हमारी पैलियोलिथिक पीरियड में ही कवर हो जाती है। तो दूसरा क्या है कि जहाँ जो पैलियोलिथिक पीरियड में जो भी हमारे पास टूल्स यूज़ हुई है, क्या वो सिर्फ स्टोन की हैं? तो नहीं, कई कई जगह पे जो है वो बोन्स की भी बनी है। तो बोन्स की जब देखेंगे हम उसको जब हम जाके न्यूलिथिक एज पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले वहाँ पे स्टोन टूल्स तो मिले ही मिले हैं, बोन्स भी मिली हैं, साथ ही साथ जो एनिमल्स हैं, एनिमल बोन्स या एनिमल्स के रिमेन्स की अगर एविडेंस आ जाए, अगर यूपीएससी में एक स्टेटमेंट आ जाती है बेलन मिर्ज़ापुर से मिले हैं, तो हाँ मिले हैं। तीसरा, पुराणों के बारे में भी इसके बारे में बात की गई है। अगर हम देखें कि जो अगर हम ये देखें कि जो हमारा होमोसेपियन है, जिसको मॉडर्न मैन बोला जाता है, अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में उसके जो एविडेंसेस हैं वो थोड़े और पहले के दिखते हैं, लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो मिडल प्लीस्टोसीन जो एज आती है उसके पहले से वो एविडेंस हमारे पास नहीं थे, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि अगर हम पैलियोलिथिक जो एज है हमारी उसको भी हमने 3 फेजेस में बांट लिया है। तो 3 फेजेस में कैसे बांटेंगे? तो सबसे पहले जो वहाँ पे ये हमारा क्या है, स्टोन टूल्स, जितनी भी स्टोन टूल्स हमें वहाँ पे एक्सकवेशन के दौरान मिली हैं उन पे बेस। दूसरा, जो नेचर ऑफ क्लाइमेट है वहाँ पे, यानी क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, फिर कोई नए एनिमल्स आ रहे हैं, नए प्लांट्स आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दी है। तो इस हिसाब से कौन कौन से पीरियड्स में हमने उसको डिफाइन किया है। तो 3 जो है स्टेजेस में, या हम कहें 3 पीरियड्स फेजेस में उसको हमने डिवाइड कर दिया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल और अपर। तो लोअर पैलियोलिथिक में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है ये आइस एज सबसे पहले चल रही है, प्लीस्टोसीन हिम युग की हम बात कर रहे हैं। तो जो ग्रेटर पार्ट है हमारा आइस एज का वो लोअर पैलियोलिथिक एज में ही कवर हो जाता है। दूसरा, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें कि ये कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, तो वो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, यहाँ पे हमें मिली हैं हैंड एक्सिस मिले हैं, क्लीवेट्स मिले हैं, ठीक है। ये 2 हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिली हैं। यानी क्लीवेट्स क्या होता है, जिसका एक एज जो होता है वो बहुत शार्प होता है, तो हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर हम साइट की बात करें तो जो साइट्स हैं हमारी, यहाँ पर 2 है, सोन वैली और बेलन वैली। ये हमारी जो है जो पैलियोलिथिक यानी लोअर पैलियोलिथिक साइट है। दूसरा हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है अब मिडिल पैलियोलिथिक वाला। जो मिडिल पैलियोलिथिक कहे या मिडिल स्टोन एज कहे, वो क्या है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ भी जो इंडस्ट्रीज़ थी, या ये कहें कि यहाँ पर जो ये टूल्स बनाते थे वो टूल्स जो होती थी वो फ्लेक्स पे डिपेंड होती थी, ठीक है। यानी कि जो लोअर वाला है अभी तक उसमें फ्लेक्स नहीं का यूज़ नहीं आया है, लेकिन मिडिल वाला उससे कैसे अलग है कि वहाँ पे फ्लेक्स का यूज़ होना शुरू हो गया है, ब्लेड वगैरह एज अ टूल वहाँ पे होनी शुरू हो गई है। और अगर साइट्स की बात करें तो यहाँ भी है सोन वैली, बेलन वैली, नर्मदा, तुंगभद्रा, बेसिकली सारी साइट ऑलमोस्ट एक जैसी ही हैं। तो ये तो हमारी आर एस शर्मा में है, ठीक है। फिर ये तमिलनाडु की बुक में कुछ साइट दी है, वैसे तो हम ऑब्वियस सी बात है ये भी आगे पढ़ ही लेंगे कि ओल्ड स्टोन एज चाहे उसमें जो है हमारे पास चाहे उसमें हमारे पास लोअर हो गया, मिडल हो गया, अपर हो गया, मेसोलिथिक ये साइट्स जो होती हैं, ये तीनों में हमारे पास कौन कहाँ कहाँ मिलेगी, तो सोन वैली में मिलती हैं, शिवालिक हिल्स नॉर्थ इंडिया में भी मिलती हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश, सबको पता है कि जो हमारे रॉक कट आर्किटेक्चर है वो यहीं से शुरू होता है, आदमगढ़ यानी नर्मदा वैली, कुर्नूल यानी आंध्र प्रदेश, और अतरक्कीपक्कम नियर चेन्नई, ठीक है। तो ये है। उसके बाद दूसरा जो हमारा आ जाता है मिडल स्टोन एज कहें हम, या फिर मेसोलिथिक की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है 2-3 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे फायर भी आनी शुरू हो जाती है कि लोगों को पता चलता है कि अच्छा फायर के एविडेंस भी मिले हैं, जो कि हमें कहाँ से मिले, कुर्नूल से मिले हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर अब लोगों ने बो और एरो को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो पहली बार जब बो और एरो को यूज़ किया गया तो वो भी इसी पीरियड में शुरू किया गया है। फिर तीसरा है हमारा अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर फ्लिंट इंडस्ट्रीज आ जाती है, ब्लेड्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाता है, केव्स को एज अ शेल्टर ये लोग यूज़ करते हैं, भीमबेटका जिसका एग्जाम्पल है। और फिर यहाँ पर जो है अगर हम देखें कि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने देखा था कि जो होमोसेपियन है वो ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन ईयर्स पहले मिल जाता है। लेकिन अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मॉडर्न होमोसेपियन माना जाता है वो अपर पैलियोलिथिक एज से ही माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो याद रखने जैसा है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये
कि पेलियोलिथिक साइट्स जो है ऑल ओवर इंडिया मिली हैं एक्सेप्ट सिर्फ 2 एलुवियल प्लेन को छोड़ के, यानी इंडस और गंगा के प्लेन को छोड़ के हमें सब जगह पे जो है वो पेलियोलिथिक साइट्स मिली हैं। तो अगर ऐसा आ जाता है तो यानी ये भी सही है स्टेटमेंट हमारी। दूसरा है हमारा मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज कहें या फिर उसको लेट स्टोन एज भी कहें। मीजोलिथिक का मतलब ये होता है, मीजो यानी छोटे छोटे और लिथिक यानी कि स्टोन्स, यानी छोटे स्टोन्स अब इन्होंने यूज़ करने शुरू कर दिए थे। माइक्रोलिथिक एज भी इसको बोला जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोलिथ इन्होंने शुरू कर दिए थे, यानी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर के होते थे वो इन्होंने अब यूज़ करने शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास जो स्टोन्स हैं, हम पहले ना इसको कवर करेंगे। हाँ, अब ये है जो स्टोन टूल्स ये लोग यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं, वो 2 तरीके की से ये स्टोन टूल बनाते थे। पहला होता था, पहली जो प्रोसेस थी उसको बोला जाता था स्टोन ऑन स्टोन। तो इसमें क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे, एक हाथ में वो स्टोन लेते थे जिसको कि इन्होंने एज अ टूल की शेप देनी है, और दूसरे हाथ में वो स्टोन लेते थे जिससे इन्होंने शेप देनी है ना। और जो दूसरा होता था प्रेशर फ्लेकिंग में क्या होता था कि स्टोन वाले में तो ये होता है कि दोनों ही स्टोन्स जो होते हैं आपके हाथ में होते हैं। लेफ्ट हैंड में वो होता है जिसको कि आपको शेप देनी होती है, और राइट हैंड में वो होता है जिससे कि आपको शेप देनी होती है। प्रेशर फ्लेक में क्या होता है कि जिसको आपको शेप देनी होती है उसको आप एक प्लेन सरफेस पे रख लेते हो, और फिर दूसरे जो स्टोन होता है उससे आप प्रेशर लगाते हो, और फिर वो स्टोन्स जो हैं वो बननी शुरू हो स्टोन टूल्स जो होते हैं वो हम बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मीसोलिथिक देख लिया। अब हम जो है बात करेंगे न्यूलिथिक एज की, यानी कि न्यू स्टोन एज की हम बात करते हैं। तो न्यू स्टोन एज में क्या होता है, देखो मीसोलिथिक में हमने देख लिया कि वो लोग फ्लेक्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो न्यूलिथिक अब कैसे वहाँ से कैसे डिफरेंस आता है, सॉरी यहाँ पे। तो न्यू स्टोन एज में क्या होता है, ये लोग अब पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। वो जो एक्सिस यूज़ कर रहे थे उनको ये पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या है कि अब ये लोग क्या करते हैं कि जो स्टोन टूल्स हैं, स्टोन एक्सिस फिर इन्होंने यूज़ किया है, उसके बिहाफ पे जब एक्सकावेशन किया गया तो ये देखा गया कि जो न्यू स्टोन एज है वो भी 3 एरियाज़ में ज़्यादा मिली है, और तीनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। कैसे, एक एरिया में ये मिली है कहाँ पे, बुर्ज़होम में। बुर्ज़होम यानी कि कश्मीर। तो वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मिली है, तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या मिली है कि यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि जो अगर ये लोग जब पिट ड्वेलिंग करके रहते हैं, यानी मतलब वो ज़मीन के अंदर गड्ढा बना के रहते हैं। दूसरा क्या करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये हंटिंग और फिशिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, अब ये लोग हंटिंग और फिशिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ देखी जाएगी कि यहाँ पे ये लोग स्टोन टूल्स तो यूज़ करते ही है, बोन्स का भी यूज़ करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि न्यूलिथिक एज में या न्यू स्टोन एज में अगर हम कहें तो जो बोन्स के एविडेंसेस हमें मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम पीरियड से मिले हैं, इसके बाद नहीं मिले, सॉरी मतलब इसी एरिया से मिले हैं। एक दूसरा मिले हैं चिरांद, बिहार से भी वो मिले हैं, लेकिन वो थोड़े बाद के एरिया के दिखाते हैं। यानी कि सिर्फ अगर हम ये बात करते हैं कि जो बोन्स जो है वो हमें कहाँ से मिले हैं, तो बुर्ज़होम से मिले हैं, तो हाँ मिले हैं। ठीक है, दूसरा उसके बाद क्या है कि ये लोग जो है थोड़ा बहुत पोट्री का भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ लाइफ आफ्टर डेथ में ये लोग बिलीव करते हैं। और यहाँ बुर्ज़होम में सबको पता है कि यहाँ से हमें एविडेंसेस मिले कि डॉग और मैन का बरियल एक साथ किया गया था, ये हमें एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं। अगर हम ऐसी ही एक न्यूलिथिक साइट की बात करते हैं तो वो आती है हमारी मेहरगढ़ वाली। वहाँ से अगर हम देखें ना तो वहाँ से एक एविडेंस मिला है कि गोट और मैन दोनों बरियल किए गए थे एक साथ। तो यानी कि जब बुर्ज़होम वाली साइट आ जाती है तो वहाँ पे आती है कि डॉग और मैन को बरी किया गया था एक साथ, और जो मेहरगढ़ वाली साइट है वहाँ पे गोट और मैन को एक साथ बरी किया गया था। फिर दूसरा जो है कि जो हमारे पास दूसरा एरिया है जहाँ से हमें जो न्यू स्टोन एज है उसके एविडेंसेस मिले हैं वो हमारा है गोदावरी रिवर के साउथ में। तो यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, यहाँ पे लोग या तो हिल्स पे रहते थे या रिवर्स के नज़दीक जो प्लेट्यूज बने होते थे वहाँ पे ये लोग रहते थे। कैसे पता चला है, यहाँ पे हमें जो है स्टोन्स की फायर बेक फिगरीन्स मिली है, जिससे हमें ये पता चला है कि ये लोग जो है ना कैटल रियरिंग, शीप, गोट, इन सबको रियर करना अब इन्होंने शुरू कर दिया था। बेसिकली ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है कि
ये दूसरा हमारे पास क्या है कि ये देखा गया कि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो है हमारे पास इन सबको सॉरी जो इन सबको रियर करते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि ये थोड़े बहुत जो है वो ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना भी जानते हैं, जो हमारा सेकंड एरिया। और थर्ड एरिया जो है वो हमारा है गारो हिल्स का, जो कि अगर हम ये कहें कि जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करते हैं, और वहाँ पर जो हमें ओल्ड स्टोन एज की जो साइट मिलती है, जो न्यू स्टोन एज की, वो हमारे पास है गारो हिल्स में दाजोली हादोइंग, वो साइट मिलती है, जिसको कि हम बोलते हैं कि अर्लीस्ट एग्रीकल्चर साइट है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास दो चीज़ें आई। अब देखो सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो हमने ये देख लिया कि जब हम बुर्ज होम के एविडेंस लगाते हैं तो वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि जो हमारे पास बुर्ज होम में क्या होता था कि वो लाइफ आफ्टर डेथ में ये लोग भी बिलीव करते हैं, डॉग और मैन को बरी किया गया था एक साथ, ये चीज़ देखी गई। दूसरा क्या है कि जब हम न्योलिथिक एज की बात करते हैं ना, तो लास्ट आते आते न्योलिथिक एज में क्या हो गया था कि उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को करना शुरू कर दिया था, बहुत बड़े पैमाने पे वो चीज़ यूज़ करनी शुरू कर दी थी। दूसरा अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो हम ज़्यादा अवेयर नहीं है इस चीज़ से, लेकिन अगर हम हाउसेस को देखते हैं ना तो दो टाइप के हाउस थे, एक सर्कुलर वाला और दूसरा रेक्टेंगुलर वाला। तो जो सर्कुलर वाला है तो ये देखा गया है कहीं कहीं कि सर्कुलर वाले शायद उनमें जो है प्रॉपर्टी रखने की टेंडेंसी होती थी। दूसरा क्या है, अगर हम यहाँ पे क्रॉप्स की बात करें तो जो क्रॉप्स ये लोग हैं रागी और कुल्थी एक क्रॉप्स उगाते थे, जिसको कि हॉर्स ग्राम भी बोला जाता है। दूसरा क्या था कि अगर हम बात करते हैं सोशल लाइफ में ही इनकी पोट्री की, तो जो पहले मतलब जो अर्ली पीरियड में पोट्री ये लोग बनाते थे वो बनी होती थी हैंडमेड, और फिर लेटर पीरियड में इन्होंने जो पोट्री बनाना शुरू कर दिया था, वो पोट्री ये बनाना शुरू कर दिया था वो थी हमारी फुट व्हील्स पे अब इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि दूसरा क्या था कि ये लोग क्या है कि अब देखो ये लोग का सबसे बड़ी कमी क्या थी कि ये जो थे वो बेसिकली जो है वो हर्डर थे, गैदरर्स थे। और उसके बाद भी क्या था कि ये लोग जो है एंटायरली डिपेंड होते थे अपनी टूल्स के लिए किस पे, स्टोन पे कहीं, क्योंकि बोन्स का हमने देखा है कि वो कहीं था, बुर्ज होम में उसका एग्जाम्पल दिखता है, या फिर चिरांद बिहार में दिखता है, बट वो लेटर पीरियड का है। तो ये स्टोन्स पे बेस्ड है। अब स्टोन आपको कहाँ मिलेगा, स्टोन्स जो है वो हमें जब एज अ वेपन ये लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो हिली एरियाज़ में ही मिलेगा, यानी ये ज़्यादा दूर जो है जाके नहीं रह सकते थे हिल्स से, क्योंकि इनको फिर जो है वो सर्वाइवल के लिए जो ये टूल्स बनाते थे वो नहीं मिलती थी। ठीक है, तो यानी कि इनको जो अभी अगर इससे हम देखें तो क्या इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टोर किया होगा, तो नहीं, क्योंकि टेंडेंसी नहीं होती ना इतना ज़्यादा, फिर आप स्टोर ही नहीं कर सकते। अगर आप स्टोर करोगे तो आपको फिर इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है ना। तो देखो अब मैंने ना सारी मैप्स को जो जो मिले हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया। तो ये हमने न्योलिथिक कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी साइट मिली हैं जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है। देखो मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाइकल, ये हमारी हैं साइट जो है हमें मिली है कर्नाटका साइट। दूसरी है पिकलीहल और उतनूर, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये साइट है आंध्र प्रदेश में, लेकिन जब पिकलीहल को आप गूगल करते हो ना तो वहाँ पे दिया हुआ है साइट वो है कर्नाटका। ठीक है, तो ये मतलब रिवाइज करने जैसा है। तो यहाँ पे पिकली हल से हमें क्या एविडेंसेस मिले हैं कि ये हैबिटेशन साइट है, यानी यहाँ पे लोग रहते भी थे। दूसरा यहाँ पर जो है एश माउंट्स मिले हैं, यानी कि इसी से हमें पता चला कि हाँ भाई उन लोगों को फायर की जानकारी थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है अलग अलग क्या और क्या चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी आर एस शर्मा में नहीं थी और मिली है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये लोग फूड गैदरर थे। तो क्यों करते थे, तो 4 रीज़न है। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी अगर ये एक जगह पे जहाँ पे भी ये रह रहे हैं तो वहाँ पे एक लिमिट में ही सारे एनिमल्स वगैरह या जो मतलब प्लांट्स वगैरह मिलेंगे ना, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनको दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा। दूसरा जो एनिमल्स जिनके लिए ये अपनी सर्वाइवल पे डिपेंड रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं मूव करते हैं, भले उनकी वाटर रिक्वायरमेंट के लिए हो या फिर किसी और चीज़ के लिए हो, उनके अपनी प्लांट्स रिक्वायरमेंट के लिए या दूसरे जिस एनिमल पे वो डिपेंड है उसके लिए हो, तो वो मूव करते। तो इसके साथ साथ उन लोगों को भी मूव करना पड़ता था। तीसरा क्या होता था कि हर सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती है, हर सीज़न में जो अलग प्लांट्स होते हैं तो उसके लिए मूव करना था। और चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है ऑब्वियस सी बात है वाटर रिसोर्सेज का जो है अपने सर्वाइवल के लिए आपको चाहिए होता है। तो जहाँ भी रिवर्स लेक्स वगैरह मिलती है तो वहाँ ये लोग जाते थे। उसके बाद हमने और क्या रह गया अब अलग से
अच्छा, ये मैप था हमारा, वो मैप था ओल्ड एनसीईआरटी का, ये है न्यू का। तो इसमें पैलियोलिथिक साइट की बात करी। पैलियोलिथिक हमने देख ली कौन कौन सी साइट थी। भीमबेटका, जिससे कि हमें ये पता चला कि वो रॉक साइट थी, हैबिटेशन साइट, रॉक शेल्टर एज ए यूज़ होता था, हैबिटेशन साइट भी वो होती थी, ठीक है। और सबसे जो भीमबेटका से अगर हम बोले कि वो रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत भी यहीं से होती है, पेंटिंग की शुरुआत भी यहीं से होती है। दूसरी एक साइट थी पैलियोलिथिक साइट में ही, हुंसगी। हुंसगी क्या है, ये हमारी अर्ली पैलियोलिथिक साइट है। यहाँ से हमें एविडेंस ये मिला था कि ये लोग स्टूल बनाने के लिए लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाता है हुंसगी से लाइमस्टोन, तो हाँ मिला है। H+F क्या है, यानी हैबिटेशन और फैक्ट्री। ये लोग यहाँ रहते भी थे और टूल्स भी बनाते थे। तीसरा है कुरनूल वाला। कुरनूल वाले से क्या पता चलता है कि जो फायर के एविडेंस हैं वो हमें यहाँ से ही मिले हैं, कुरनूल केव से ही मिले हैं। फिर एक और था यहाँ पे कि जो पाटने महाराष्ट्र है, वहाँ से हमें क्या मिले, वहाँ से हमें ऑस्ट्रिच एग के एविडेंस भी मिले हैं। दूसरा, कई बार ना यूपीएससी ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर मतलब कोई पेंटिंग दी हुई है उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो उस टाइम पे जो है ये भीमबेटका की पेंटिंग है, सबको पता है, ये वर्ल्ड की पेंटिंग है उस टाइम पे। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करने के बाद देखें तो हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इसको देख के ये तो पता चल जाता है कि हाँ ये लोग थोड़े ज़्यादा डिटेल्ड में मतलब पेंटिंग्स बनाते थे, ज़्यादा कलर्स पेंटिंग का यूज़ करते थे। तो इनके जो कलर्स बने होते थे वो आयरन ओर्स के, चारकोल्स के कलर बने होते थे और ये लोग करते थे, और इन लोगों को अभी इतनी जानकारी नहीं थी, है ना। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। फिर कुछ क्या है, फिर हमें और क्या है कि वो हमारा चैप्टर 2 था नई एनसीईआरटी का, ये है चैप्टर नंबर 3। यहाँ से हमें क्या पता चला कि दो चीज़ें है ना, यूपीएससी का बहुत फेवरेट पहले क्वेश्चन पूछता था यूपीएससी, अब नहीं पूछता है ज़्यादा। बट क्या था कि जो पहला डॉग था, जो पहला एनिमल था जिसको कि हमने डोमेस्टिकेट किया गया है, वो कौन सा है। तो एक बार 1909 मेरे को साल याद नहीं है, बट 1900 में कोई, मैं 1994 आई थिंक, पता नहीं कौन सा है, पर वहाँ पे जब एक क्वेश्चन कर रही थी ना, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट में आया हुआ था कि यूपीएससी जो है उनका डोमेस्टिकेट किए गए एनिमल्स में सबसे पहले तो उसका आंसर था शीप, लेकिन हम पढ़ते हैं डॉग। तो देखो दो डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि वो टेम्ड एनिमल जिसको डोमेस्टिकेट करते हैं, तो वो तो हमारा जो होता है वो हमारा है डॉग। टेमिंग और डोमेस्टिकेशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। यानी कि जिसको पहली बार टेम किया गया था वो था डॉग के वाइल्ड एंसेस्टर्स। उसका क्या मतलब होता है, टेमिंग का मतलब होता है जब आप उसका बिहेवियर चेंज करते हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती है। यानी अगर वो डॉग है तो वो डॉग ही रहेगा। और डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है जब आप उसको जेनेटिकली चेंज कर लेते हो, तब उसका बिहेवियर पहले भी ऐसा ही था। जैसे कि अगर हम गाय की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो है गाय का बिहेवियर कभी वाइल्ड नहीं रहा मोस्टली, तो उसके बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन हाँ, हम आगे उसकी नस्ल सुधारने के लिए जेनेटिकली उसको चेंज करते रहते हैं। तो जो पहला टेम किया गया एनिमल वो था डॉग, और जो डोमेस्टिकेट किए गए थे वो थे शीप और गोट। और जो प्लांट सबसे पुराने मिले हैं वो हमें मिले हैं वीट और बार्ले। और कहाँ से मिले हैं तो सबको पता है, मेहरगढ़ से हमें वो चीज़ें मिली हैं। तो अब देखो ये हमें दिया हुआ था कि कौन सी कहाँ पे मिली है, तो क्या ये याद करना है, तो ऑब्वियस सी बात है याद करना है। कैसे याद करना है, तो ये हमने देख लिया। जो वीट के जो सबसे पहले एविडेंसेस मिलेंगे वो हमें मिले हैं जो पेलियोलिथिक या फिर हम कहें जो न्यू स्टोन एज है यानी न्योलिथिक एज से मिले हैं। तो उसके एविडेंसेस हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं ना, इसको ऐसे याद नहीं करना, बट हम साइट्स को याद कर लेते। जैसे हमने देखा था कि बुर्ज होम, तो हाँ बुर्ज होम प्रेजेंट डे कश्मीर में क्या वेट मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है मिला है। दूसरी कौन सी साइट थी वहाँ पे, गुफकराल, वहाँ पे मिला है। तीसरी साइट हमारे पास मेहरगढ़ पाकिस्तान। सबसे पहले जो एविडेंसेस हमें मिले हैं के, वो हमें कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से ही मिले हैं। दूसरा, वीट और बार्ले दो क्रॉप्स उगाई जाती थी, तो दोनों मिली हैं, तो हाँ दोनों मिली हैं। उसके बाद जो पहले डोमेस्टिकेट एनिमल किए गए थे शीप, गोट, कैटल्स, तो वो भी मेहरगढ़ से हमें मिले हैं। राइस के सबसे पहले एविडेंसेस जो हमें मिले हैं ना, वो हमें मिले विंध्या रेंज से, बेलन वैली स्पेशली। तो वहाँ पे दो साइट्स हमेशा याद रखना है, कोल्डी हवा और महगरा, ये भी हमारी न्योलिथिक साइट्स ही हैं। तो यहाँ पे हमें राइस के एविडेंसेस मिले हैं। एनिमल बोन्स के एविडेंसेस भी हमने देख लिए थे। सबसे पहली लाइन में ये देखा था कि एनिमल्स बोन के एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले हैं, बेलन वैली से मिले हैं, है ना।
मिर्ज़ापुर बेसिकली, तो वो कोल्डी हवा यानी हम उसको देख सकते हैं। दूसरा अगर हमारे पास कहें कि जहाँ कैटल्स के जो है हूफ मार्क्स मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हमें महगरा यूपी से ही मिले हैं। कैटल्स कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे कल्टीवेशन होता होगा ज़्यादा। उसके बाद अगर हम ये बात करते हैं कि जो बुर्ज डोग आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे आ जाएगा, बुर्ज होम आ जाएगा। फिर अगर हम चिरांद की बात करते तो दो आते थे, एक बोन एविडेंस भी यहाँ से मिलते थे। दूसरा यहाँ पे क्या मिला है, अलग बुफेलो और ऑक्स यहाँ पे हमें मिलना शुरू हो गए हैं, और साथ ही साथ ग्रीन ग्राम भी मिलती है। हरा भरा बिहार है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में मिलता है हल्लूर। हल्लूर में हमें क्या मिले हैं, मिलेट्स के एविडेंस हमें हल्लूर से मिले हैं। ग्रीन ग्राम हमें मिला है कहाँ से, बिहार चिरांद से। तो ब्लैक ग्राम हमें कहाँ से मिला है, वो हमें मिला है पय्यमपल्ली से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेहरगढ़ की अगर हम बात करते हैं ना, तो मेहरगढ़ में और भी अलग अलग स्पेशलिटीज़ मिली हैं। क्या क्या मिली है कि यहाँ पर जो लोग क्या है, ये वन ऑफ द अर्ली विलेज है। ठीक है, उसके बाद जो है मेहरगढ़ में क्या होता है कि जो ये लोग क्या करते हैं, ये मैंने पहले बताया था कि गोट और मैन को एक साथ बरी करते हैं, यानी लाइफ आफ्टर डेथ में ये लोग बिलीव करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दो टाइप के जो है यहाँ पे हमें घर मिले हैं मेहरगढ़ में। ठीक है, उसके बाद अच्छा ठीक है यार, ये सारा हो गया अब हमारा। हाँ, ये सारा अब हो गया हमारा। उसके साथ ही हमने मैप तो कर ही लिया है। अगर हम चाहें इसको एक बार रिवाइज करना, तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो अभी हमने पैलियोलिथिक साइट जो पढ़ लिया, 3 पढ़ ली मेन हमारी, भीमबेटका होगी, हुंसगी होगी, कुरनूल हो गई, है ना। तो आई थिंक एक चीज़ इसमें रह गई है, जो ये हमारा ना जो मेसोलिथिक पीरियड था, इसमें लहारगंज करके एक साइट आती है गुजरात में, वो अलग से नाम है, उसको याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद जो है भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल, ये हमारे आगे पैलियोलिथिक साइट्स हमें याद रखना है। जैसे 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया ना अब साइट्स वाला, लेकिन बेसिकली उनके लोकेशन से पूछ लिया है, तो लोकेशन भी आपको याद रखनी है। यानी कुरनूल की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, हुंसगी हो गया कर्नाटका, भीमबेटका सबको पता है मध्य प्रदेश। उसके बाद न्योलिथिक साइट्स की बात करें तो बुर्जहोम में आपको पता ही है क्या क्या मिला है, आपको बोन्स मिले हैं। दूसरा हमें मिला है, क्या मिला है हमें, डॉग के और मैन के साथ ही बरियल के वो एविडेंस मिले हैं। दूसरा मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से आपको सबको पता है कि कहाँ पे है, ये बोलन पास के नज़दीक पड़ता है। यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिले हमें एग्रीकल्चर के, वीट बार्ले। दूसरा हमें यहाँ पे क्या मिला है, गोट और मैन को बरी करने के एविडेंस यहाँ पे साथ ही साथ मिले हैं। कोल्डी हवा महगरा किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें क्या मिले, यहाँ से हमें राइस के एविडेंसेस मिले हैं। कोल्डी हवा से हमें किसके एविडेंसेस मिले हैं, तो हमें बोन्स के एविडेंसेस मिले हैं। सॉरी, कोल्डी हवा से हमें किसके एविडेंसेस मिले थे, हाँ सॉरी ठीक था, फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन्स के एविडेंसेस मिले हैं। और महगरा से आपको क्या मिला है, तो वो जो हूफ्स मार्क्स थे वो हमें मिले हैं। चिरांद से भी लेटर पीरियड के हमें बोन्स के मार्क्स एविडेंस मिले हैं। और यहाँ पे अलग क्या मिला था, तो ग्रीन ग्राम अलग मिला था। दाऊजी हादिंग, ये जो है इकलौती साइट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कि हमें मिली है, न्योलिथिक साइट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेडेटाइट एक स्टोन है जो 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 यहाँ पे मिला है, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या ये लोग बाहर के देशों से मतलब रिलेशन रखते थे, तो हाँ रखते थे। तो जो ये जेडेटाइट स्टोन है ये कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था, उस टाइम पे चाइना से इंपोर्ट किया जाता था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है साइट, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इकलौती साइट है। दूसरा ये क्या है कि अगर अर्लीस्ट एविडेंस इन एग्रीकल्चर पूछे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तब भी ये साइट इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने यहाँ देखा कि जो है हमारा हल्लूर कर्नाटका, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, और पय्यमपल्ली से हमें क्या मिला, ब्लैक ग्राम। और मिलेट्स के एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं, तो मिलेट्स के एविडेंस हमें मिले हल्लूर से, है ना। और उसके बाद है हमारे पास, अगर हम मेगालिथिक साइट की अगर हम बात करते हैं, मेगालिथिक साइट्स जो होती है आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली ये साइट क्या होती है, ये आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है या ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाती है कि मेगालिथिक साइट्स के जो है साइट दे दी कि भीमबेटका मिला है, कोल्डी हवा मिला है, तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वो साउथ इंडिया में मिला है ना। आदिचन्नलूर ये इसका इम्पोर्टेंट प्लेस है, और ब्रह्मगिरी। उसके बाद हमारे पास क्या है,
तो ये सारा मैप हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।